पुरुष की नजर में एक महिला की क्या परिभाषा होनी चाहिए? अपनी माता को डिफाइन करूं, अपनी पत्नी को डिफाइन करूं, या अपनी बहन को डिफाइन करूं, या अपने मित्र को डिफाइन करूं, इन लोगों के होने से मेरा अस्तित्व है। 2022 का जो डेटा है, गूगल का 43 लाख गैलन वाटर है, वो उन्होंने यूज किया 2022 में। देखिए, आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आशा के साथ साथ थोड़ी सीमाओं का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्ट अप्रोच भी जो है वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आ जाती है। आप ज्यादा किसको सपोर्ट करते हैं? मैं एक अप्रोच हमेशा ख्याल रखता हूँ और इसीलिए शायद नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में मैं घबराता नहीं हूँ जी। लेकिन आपने चांस लिया, आप नहीं कर पाए, तो कम से कम आप आने वाली जनरेशन को ये बता तो पाएंगे। आपने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मीडिया फील्ड के लिए ही आप परमानेंटली काम करते? प्रोफेसर क्यों चूज किया? तकनीक के हिसाब से समझे, हमेशा अच्छी होती। अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? रिवॉल्वर या पिस्टल का जो आविष्कार हुआ, तो वो हुआ शिकार करने के लिए हुआ जानवरों से। अब आप इंसान को मारने लग गए। उसको जो आप एआई को इसे इस तरीके से समझिए कि एआई डेवलप कैसे कर रहा है। हमारे आपके जैसे जो लोग इंटरनेट पर लिख पढ़ बोल रहे हैं, वो वहीं से रेफरेंस उठा रहा है, जिसे बोलते हैं इंटरनेट स्क्रैपिंग। कहीं ना कहीं सोच थोपने का भी एक जरिया बन गया है सोशल मीडिया। जितना ज्यादा आपकी एआई पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपको डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी, उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा। कहीं ना कहीं ये भी है सर कि जैसे सिविक सेंस को लेकर के काफी अब इस समय बात हो रही है, क्योंकि देखिए, सिविक सेंस बिहेवियर से जुड़ा हुआ मामला है जी। और अगर आम जनता में अपने देश की संपत्ति या अपनी चीजों को लेकर के एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा तंत्र है वो अभी लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाया है। वंदे भारत में एक गरीब आदमी नहीं बैठ सकता है। ये हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, ये ऐसे सब्जेक्ट्स भी वो लोग डाल रहे हैं, ऐसे चैप्टर्स डाल रहे हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ वाले इशू को टैकल किया जा सकता है। बिल्कुल जरूरी है। हम लोगों के जमाने में तो ये होता था कि ये पागल है, तो जीवन चलते रहना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। हेलो सर। हेलो, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। बहुत धन्यवाद मुझ नाचीज को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सर, नाचीज तो नहीं है आप, ये आपका बड़प्पन। नहीं, आज सर मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं करूंगा कि एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के तौर पे। मैं शायद इस तरीके से बात करूंगा कि मैं वो एक आधा या आधा भी नहीं, एक थोड़ा सा भरा हुआ शायद ग्लास होऊंगा जिसमें अभी बहुत खाली स्पेस बचा है, और शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसी तरीके से होंगे। और मैं इस ये पर्पस भी है इस कॉन्वर्सेशन का कि वो जो खाली ग्लास है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भर जाए, या बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम भी आपके पास कम है आज, तो शायद इतना तो भर जाए जितना हम शायद और बेहतर सीख सकें कुछ। तो इस वजह से ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी थी आपके साथ। ये आपका नज़रिया है। मैं अपने आप को किसी लायक नहीं पाता हूँ, लेकिन मतलब जो बन पड़ सकेगा ज़रूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अच्छा सर, ये जो आधा ग्लास भरा या आधा ग्लास खाली वाली बात आ गई, वही पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक वाली अप्रोच। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्ट अप्रोच भी जो है वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आ जाती है। सही है। आप ज्यादा किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम जो है ना मौके के हिसाब से देखते हैं चीजें जी। देखिए, आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आशा के साथ साथ थोड़ी सीमाओं का भी ख्याल रखना जरूरी होता है जी। नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये सोचूं कि मैं अब इस उम्र में 50 मीटर की रेस दौड़ जाऊंगा और मैं इसके लिए बड़ी मेहनत करूं, जिम जाऊं और सारी चीजें हैं जी। लेकिन जो 22 साल के एक नौजवान का शरीर होता है और मेरी उम्र के लोगों में वो अंतर आ जाता है ना, चीजें, तो उतनी आशा रखना भी ठीक नहीं है। लेकिन इसी धरती पे चमत्कार भी होते हैं जी। तो निराशा में जब आशा आती है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये इंटरव्यू आपके साथ कर रहा हूँ, पॉडकास्ट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको 300 व्यूज भी मिल जाएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अब अगर 3 लाख हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है जी। तो मतलब निराशा में भी अपने आप में एक आशा तो छुपी होती है जी। और इसीलिए निराशा का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो निराशा, तो निर हटा जाइए तो भी उसमें आशा तो है ही। जैसे इम्पॉसिबल में जी, आई एम पॉसिबल। जी। तो मैं ये कह रहा था कि सर, जैसे कभी कभी ये भी होता है कि हम आधा सोचते तो हैं कि भरा है,
कहीं ना कहीं ये एक इंकरेजमेंट में भी काम आ जाता है, मोटिवेशन में, कि चलो इतना हमने सीखा तो आगे अब और सीख सकते हैं। तो वो जो मोटिवेशन की सेंस आ जाती है। और शायद मेरा ये कहीं ना कहीं मानना है कि हंगर विद सेटिस्फैक्शन, मतलब आप सेटिस्फाई रहिए कि जितना हमने सीखा है, जितना हमारे पास है काफ़ी अच्छा है, इससे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो शायद ये दोनों अगर पैरेलल चलें साथ में, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट, तो शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है बैलेंस करके। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैं एक अप्रोच हमेशा ख्याल रखता हूँ और इसीलिए शायद नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मैं घबराता नहीं हूँ जी। और वो ये है कि कुछ ना होगा तो क्या, तजर्बा होगा। मतलब ये कि आपने कोई चांस नहीं लिया जी कि यार सोचो ये मेरे वश के बाहर की बात जी नहीं है, जी लेकिन आपने चांस लिया, आप नहीं कर पाए, तो जी। कम से कम आप आने वाली जनरेशन को ये बता तो पाएंगे जी कि भाई देखो ये होता है, ऐसे करोगे तो शायद इसमें ज्यादा आसानी होगी और इसमें ये समस्या आ सकती। जी। तो इसलिए आशावादी तो होना जरूरी है और तजर्बा अगर जीवन में जिसके ज्यादा है जी वही आदमी ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा समझदार है, जी क्योंकि उसने बहुत तरीके की, इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो देख रखी है जी और कहीं ना कहीं आपने अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ा है। और कंफर्ट जोन जब आप छोड़ते हैं तो वही सीख होती है जीवन की। आप सर जैसे प्रोफेसर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अभी भी काम करते रहते हैं मीडिया फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में। आपने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मीडिया फील्ड के लिए ही आप परमानेंटली काम करते? प्रोफेसर क्यों चूज किया? हम जिस पीढ़ी से आते हैं, जिस पीढ़ी में जब हम पहली बात तो एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी, जी ठीक है जी जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी, हम लोग जब जवान हो रहे थे तो हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा नहीं थे। जी दूसरी चीज ये है कि जिन दिनों मैं मास कम्युनिकेशन में के इस टीचिंग प्रोफेशन में आया, उन दिनों इसके बारे में कोई नहीं सोचता था। तो ये अदर वे राउंड है। मैंने अपने जमाने में क्रांतिकारी काम किया था, तब लोग पत्रकार बनने ही जाते थे और मैं टीचिंग फील्ड में आ गया। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जमाने से अलग हट करके हम चले हमेशा। जी और अब आप ये देखें कि ज्यादातर जो लोग हैं मास कम्युनिकेशन में, उनको एक ऑप्शन दिखता है कि हम नेट निकाल लें और पीएचडी कर लें और यहाँ आ जाएं। उस जमाने में तो कोई सोचता नहीं था, लोग हंसते थे कि इसका क्या मतलब है। तो ये मामला है, पर आज जो है वो चीजें बदली हैं। और जो दूसरी चीज ये है कि इसके पीछे जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रोफेसरी में बहुत मेहनत नहीं ना, तो वो मेहनत तो हर चीज में। जी जैसे लखनऊ में ही आप ये जानिए कि बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, तो क्या आप सबको पॉडकास्ट में अपने बुला रहे हैं? नहीं। तो और अगर हम सिर्फ प्रोफेसर होने के कारण यहाँ बैठे हैं जी तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि मैंने कुछ एडिशनल किया या कंट्रीब्यूट किया, जिसके कारण जब आपने सर्च किया तो आपको मेरा नाम पॉपअप हो गया। जी तो ये जो चीज है ये जरूरी है कि किसी भी फील्ड में, वो चाहे कितनी भी सामान्य सी क्यों ना हो, आप असामान्य बन सकते हैं, कर सकते हैं, भीड़ से अलग दिख सकते हैं, और मेहनत तो सब में। क्या आपको लगता है सर कि ये प्रोफेसर की जॉब ऑन फील्ड जॉब से शायद ज्यादा सिक्योर है? डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। देखिए अगर आप अब आप ये देखिए कि प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो अच्छा पे कर रही हैं, और आपको लगातार अपने आप को साबित करना होगा। इवन जो सरकारी तंत्र के विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी API आ गया है कि आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स जुटाने हैं जिससे कि आपका असेसमेंट हो। और सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है, आपको मजा किस चीज में आ रहा है। जी ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको मजा जर्नलिज्म में फील्ड में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, आ जाइए। पर अगर आपको टीचिंग में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। तो आप किस चीज को एंजॉय करते हैं? जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पढ़ाने को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास में होता हूँ तो मैं ट्रांस में होता हूँ। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई जब दिमाग बहुत खराब था, जी शायद कोई और काम मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैं क्लास में गया और किसी को नहीं पता पड़ा कि मैं क्या फेस करके आ रहा हूँ या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जब मैं क्लास में होता हूँ तो फिर मैं क्लास में ही होता हूँ। तो ये वो जो चीज है जो सुख देती है, जी और ये वो जो चीज है जो बाकी की चीजों को करने के लिए प्रेरित करती है।
और वैसे भी जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो शायद अपने बाकी इमोशंस जो आप फेस करके आ रहे हैं उनको बाहर रखना पड़ता है। अंदर आप एक अलग इंसान बन करके सर जैसे एआई एंड ऑटोमेशन पे भी आप काफ़ी लिखते रहते हैं। आप का शायद एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जिसमें शायद आपकी पकड़ भी अच्छी है। तो आपको क्या लगता है एआई एंड ऑटोमेशन दुनिया को बेहतर बना रही है या खुद में एक ऐसी दुनिया बना रही है जो आगे रियलिज्म की दुनिया को खा जाएगा? देखिए, अगर तकनीक के दौर से समझे, तकनीक के हिसाब से समझे, तो तकनीक हमेशा अच्छी होती। अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे कि रिवॉल्वर या पिस्टल का जो आविष्कार हुआ तो वो हुआ शिकार करने के लिए हुआ जानवरों से। अब आप इंसान को मारने लग गए, ठीक है जी। उसी तरीके से जब ये टेलीविजन आया या फिल्में आई तो भाई कि अच्छी चीजों को प्रमोट किया जाए, लोग रियलिटी देखें, लेकिन वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जिनको एक सब समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब जो एआई ग्रो कर रहा है उसको जो आप एआई को इसे इस तरीके से समझिए कि एआई डेवलप कैसे कर रहा है। हमारे आपके जैसे जो लोग इंटरनेट पर लिख पढ़ बोल रहे हैं वो वहीं से रेफरेंस उठा रहा है जिसे बोलते हैं इंटरनेट स्क्रैपिंग। वो स्क्रैप कर रहा है कि इस सिचुएशन में कोई क्या लिखेगा, कोई क्या बोलेगा जी। अब गालियां तो उसे नहीं पता था, लेकिन अब वो जो है वो गाली दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोग जो वर्चुअल दुनिया थी, अगर आप याद करें फेसबुक 2009 में जब भारत में इसने गति पसारी तो बड़े एक सुहाना सा अनुभव था हम लोगों का उन दिनों। और तब लोग जज नहीं करते थे, लोग वास्तव में दोस्त बनाना चाहते थे, अपने ज्ञान का भौंडा प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब क्या है कि आप फेसबुक या इस तरीके का जो सोशल मीडिया का स्पेस है वो किसी विमर्श की जगह नहीं बचा है। वहां हर आदमी ये प्रूव करने में लगा हुआ है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और जो दूसरा है वो इस बारे में ये जानना नहीं चाहता है कि जो दूसरा है वो सही कह रहा है, हम गलत भी हो सकते हैं। तो वो एक डिजिटल इको चैम्बर बन रहा है जहां हम अपनी आवाज का रिफ्लेक्शन बार बार सुन रहा है। तो ज्ञान तो उससे बढ़ नहीं रहा है जी। और फेक न्यूज और ऐसी बातें, मतलब ऐसा इतिहास जो लोगों की फैंटेसी है वो इतिहास की तरीके से कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और उसकी परिणति आप अलग अलग विवादों में देखते रहते हैं। कभी भी कोई मुद्दा आ जाता है और उसके बाद सारे के सारे लोग उसके ऊपर पागल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सोच थोपने का भी एक जरिया बन गया है सोशल मीडिया। नहीं तो थोपने का जरिया बन गया तो आप मत थोपवाइए ना भाई। जैसे मैं फेसबुक पर मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है, कोई दूसरा जो लिख रहा है जी। मैंने देखा और मेरा जो इंडिपेंडेंट माइंड और जो मेरी पढ़ाई लिखाई कहती है कि बकवास कर रहा है, तो पहली चीज तो ये कि उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि वो मानेगा नहीं जी। और आपको उस चीज को आप क्यों शेयर कर रहे हैं या उस चीज पे आप डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि अरे यार वो चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखिए मानव सभ्यता इसी हिसाब से आगे बढ़ी है, विकसित हुई है ना। वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो मामला है वो इसी तरीके से हो, तो उसी तरीके से विचारों का भी जो मामला है वो आप जब पढ़े लिखे समझदार वास्तव में होते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं जी। पर आपका अगर दिमाग खुला नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको समझा नहीं सकती। तो ये जो मामला है, अब इंटरनेट भारत में एक संक्रमण काल का दौर चल रहा है जहां बाप और बेटा दोनों एक साथ फेसबुक चला रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं। डूज एंड डोंट्स दोनों को नहीं पता जी। जैसे अभी आप किसी समस्या में आते हैं तो आप अपने पिताजी के पास जाते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नई जगह है, पुराने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के दोस्त सब छूट गए। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा जब हमारा ट्रांसफर होता है तो शुरुआती 1-2 महीने में हमें भी ऐसी दिक्कत होती थी, बाद में वो जगह अच्छी लगने लग जाएगी, तो आपको एक सुकून मिलता है। पर अब अगर आप ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर, तो आप अपने पिताजी से जाकर के पूछेंगे कि बताइए इससे कैसे निपटे। तो पिताजी के जमाने में तो था ही नहीं, तो पिताजी आपको क्या बताएंगे जी। तो और अचानक भारत जैसे देश में तकनीक इतनी सस्ती हो गई और लोगों को अपने आप को व्यक्त करने का एक जरिया मिल गया। अब उसमें ये नहीं पता कि क्या सही है क्या झूठ है, लेकिन कहना है, बोलना है, दिखना है। तो उसकी जैसे आजकल एक तकिया कलाम हो गया लोगों का। मैंने तो फेसबुक पर लिख दिया था तो कौन सा बड़ा आपने तीर मान लिया था, कौन सी आपने पीएचडी की थीसिस लिख दी थी या आपने लिख दिया था, बहुत अच्छी बात है, पर वो ज्ञान नहीं हो सकता है, वो राय हो सकती है। और फेसबुक पर ज्यादातर राय चल रही है या सोशल मीडिया पर
तथ्य नहीं चल रहे हैं। तथ्य का मतलब होता है कि आप रेफरेंस का हवाला दे रहे हैं, चीजों को कोट कर रहे हैं कि भैया हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं, इसमें ये मेरा वो नहीं है, मतलब ये मेरा मानना नहीं है, ये देखिए ये इतिहासकारों ने लिखा है या ये साइंटिस्ट ने कहा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो और धीरे 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 और वो फिर फेक न्यूज और बाकी की सारी चीजें आ गई, तो जो हमारा वर्चुअल मीडिया 2009 में जो बड़ा साफ सुथरा था वो गंदा होना शुरू हो गया। अब एआई आ गया। अब एआई जैसे फेसबुक जब आप आए तो जैसे पेन पाल हुआ करते थे हम लोगों के जमाने में कि लोग पेन से मित्रता बनाते थे, चिट्ठियां लिखते थे। बाद में उसी तरीके से फेसबुक में गंदगी आनी शुरू हो गई, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लग गए और नेकी कर दरिया में डाल, वो नेकी कर और फेसबुक पे डाल, और रिलेशनशिप बनाना दिखाना, ये दुनिया भर की चीजें शुरू हो गई। उसी तरीके से जब एआई की शुरुआत हुई तो ये जो वर्चुअल दुनिया गंदी हो चुकी थी वो गंदगी वहां भी आ गई। तो और आप जैसे जैसे ट्रेंड करेंगे वैसे वैसे एआई के जो मॉडल्स हैं वो उसी तरीके के होते चले जाएंगे जी। तो अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करेंगे एआई का तो एआई बहुत अच्छी चीज है, मतलब जीवन आपको आसान बना रही है। लेकिन जो समय एआई आपका बचा रहा है उसमें आप क्या कर रहे हैं, ये मामला भारत में। तो अब आप खाली हो गए, काम तो हमने कर लिया, तो अब हम लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं और अपनी एक साइबर आर्मी लेके घूम रहे हैं कि भाई इसने कुछ कहा तो चलो इसको टैग करो, ये करो, वो करो जी। आप उस टाइम का इस्तेमाल प्रकृति के साथ बिता रहे हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर करने में बिता रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ किताबें लिख रहे हैं, कुछ अच्छा संगीत सुन रहे हैं। अगर आप उसमें करेंगे तो आने वाली दुनिया और अच्छी होगी, पर अगर आप उसमें नहीं करेंगे तो और खतरनाक होगी। फुल्ली डिपेंडेंसी भी नहीं सही है एआई के ऊपर। एक मैं आपका एक लेख पढ़ रहा था, एक आपने ब्लॉग लिखा था कि, और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि कई बार होता है कुछ चीज़ें तो हमें मालूम रहती हैं कि एआई के आने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं। और आपके उस राइटिंग से मुझे पता चला था, आपने शायद लिखा था कि एआई के जो मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उनको कूल डाउन करने के लिए पता नहीं कितने सारे लीटर, आप एक बार अगर वो डेटा मुझे बता दें। मेरे ख्याल से 2022 का जो डेटा है गूगल का जी 43 लाख गैलन, बिलियन गैलन जो वाटर है वो उन्होंने यूज किया 2022 में, वो और बढ़ा होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि जब जैसे अभी हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैमरा भी गर्म हो रहा है जी। कैमरा गर्म हो रहा है तो आपने कैमरे को थोड़ी देर रोक लिया रिकॉर्डिंग और उसके बाद वो ठंडा हो गया, फिर गाड़ियां गर्म हो जाती हैं। जहां मोटर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो हीट जनरेट करता है। ये टेक्नोलॉजी का एक सिंपल सा रूल है जी। उसी तरीके से जब हम लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में भी या डेस्कटॉप में भी एक फैन आता है और फैन समय समय पर चलता है वो, जिससे कि वो कंप्यूटर को नॉर्मल रखे। इवन इनिशियली जब कंप्यूटर्स आए थे तो एयर कंडीशन कमरों में ही रखे जाते थे क्योंकि वो हीट जनरेट करते थे उनका प्रोसेसर। तो कंप्यूटर और डेस्कटॉप लैपटॉप तो एक छोटे नंबर का डेटा हैंडल कर रहा है जी। लेकिन जब करोड़ों अरबों गीगाबाइट्स का डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है, तो उसके लिए उतने ही बड़े सर्वर चाहिए होंगे और उतने ही बड़े सर्वर को ठंडा रखने के लिए उतने ही बड़े आपको कूलिंग जो मैकेनिज्म है वो चाहिए होगा। तो पहली चीज तो ये कि, और उसके लिए ज्यादातर जैसे कि आप अगर किसी पानी वाली जगह पर जहाँ झरना है या नदी है वहां आप लगा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, शायद उतना असर ना पड़ेगा। पर अगर आप थार के रेगिस्तान में अपना डेटा प्रोसेसिंग सेंटर लगा देंगे तो वो तो ऑलरेडी गर्म जगह है और ये गर्मी करेंगे तो और ज्यादा इस पर असर होगा। तो एआई का जो मामला है वो उसका एक एनवायरमेंटल इशू भी है कि जितना ज्यादा आपकी एआई पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी, उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा और उसको ठंडा रखने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। और पानी की क्राइसिस अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, आप लखनऊ में ही देख रहे हैं। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था तो बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू शुरू हो गया। तो ऐसे में अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम अपनी बड़ी जनसंख्या को शुद्ध पेयजल नहीं दे पा रहे हैं तो फिर इतने बड़े डेटा सेंटर्स की क्या हमें जरूरत है, और जरूरत है तो किस हद तक जरूरत है। तो इस तरीके के सवालों को भी हमें एड्रेस करना होगा। मतलब जो एक मास कम्युनिकेटर है, जरूरी नहीं कि उसे सारे सवालों के जवाब पता हो, पर वो सही सवाल खड़े करना भी जानता हो। तो जैसे एनवायरनमेंट हमारे किसी की प्रायोरिटी में नहीं,
मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आरओज आते हैं, तो आरओज में आप ये देखते होंगे कि जब वो आरओ प्रोसेस करता है पानी को, तो एक पतली सी पाइप रहती है और वो उतना ही पानी बाहर नाली में डालती रहती है। अब वो पानी आप पी नहीं सकते, पर उस पानी से आप पोछा लगा सकते हैं, गाड़ी धो सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जी। अब अगर लेकिन भारत में लोगों की चूंकि सोच नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं कि उस आरओ के साथ अगर एक छोटा बकेट इनबिल्ट रहे जी ना, कि वो पानी नाली में जाने के बजाय उस बकेट में इकट्ठा हो जा रहा है, बकेट चेंज कर लें, उस पानी का इस्तेमाल कर लें, पेड़ों में पानी दे दें या पोछा लगा लें, तो वो पानी जो नाली में जाके बेकार हो जाता है वो बच जाएगा। या और वो बचेगा तो आप साफ पानी से पोछा नहीं लगाएंगे, अब उस पानी से लगा लेंगे तो जो साफ पानी वो पीने के लिए ज्यादा लोगों को मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आप जितना टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी की तरफ जाएंगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी किस कीमत पर आ रही है ये सोचना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे थे सर, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। कई बार ऐसी खबरें रही हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चल पाई हैं, वो सोशल मीडिया ने चलाई हैं और एक अच्छा डिसीजन लॉ की तरफ से आया है उसके प्रेशर की वजह से, और पिछले 2-3 सालों में तो शायद रैपिडली देखने को मिला है। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में सोशल मीडिया जर्नलिज्म को एक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म या प्राइमरी जर्नलिज्म मान लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों एक साथ चलेंगे और वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया जर्नलिज्म की कुछ समस्याएं हैं। पहली चीज तो है क्रेडिबिलिटी। जब कोई चीज अखबार में आ रही है, चैनल में आ रही है, तो एक पूरा एक सेटअप है, ये कह रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद फेक न्यूज सर्कुलेट हो जाती है, लेकिन उनकी एक क्रेडिबिलिटी, तो एक इंडिपेंडेंट के रूप में एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी, उसमें फर्क आ जाएगा जी। दूसरी चीज ये है कि इथिक्स, जब आप एक ऑर्गेनाइज सेटअप में काम करते हैं तो कुछ सर्टेन रूल्स और एथिक्स को आपको फॉलो करना ही पड़ता है जी। और आपको फैक्ट चेक करना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों श्रोताओं तक ला रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है जी। सोशल मीडिया एक टूल हो सकता है जिसके थ्रू जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है वो और ज्यादा फ्लरिश करे, ग्रो करे, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे हम न्यूज या इंफॉर्मेशन के कारोबार को नहीं छोड़ सकते हैं। और उसका बहुत बड़ा आप ये देखते हैं कि जब भी कोई इशू होता है तो कितने तरीके के फेक वीडियोस और आ जाते हैं, कई बार दंगे हो जाते हैं, कई बार लोगों की लिंचिंग हो जाती है। तो सोशल मीडिया कॉम्प्लीमेंट कर सकता है ट्रेडिशनल मीडिया को, लेकिन सोशल मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसका रूप ले ले, इसके लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा समाज इस तरीके की चीजों के लिए तैयार नहीं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया को यूजुअली बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि गोदी मीडिया या फिर बिक गई है मीडिया, गलत खबरें दिखा रही है, अब कहीं ना कहीं क्या मतलब इसके पीछे, क्योंकि मैंने एक डेटा भी पढ़ा था कि जो सीरियल वाले डेली सोप्स के चैनल होते हैं मैक्स मतलब 12-15 रुपए से भी उनके सब्सक्रिप्शन होते हैं और लोवेस्ट जो है 6-7 रुपए जाते हैं। लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो 25 पैसे 28 पैसे में भी अपना सब्सक्रिप्शन चला रहे हैं। तो उनके पीछे तो मॉनिटरी जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल लगता है एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करना, चलाना। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो प्रेशर रहता ही है गवर्नमेंट या फिर बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स का कि कहीं ये बंद ना करवा दें या हमारा ये चैनल बंद हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो शायद उनके फेवर में ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। तो क्या इसके पीछे उनकी इंटेंशन नहीं, उनकी मजबूरी है? देखिए मजबूरी तो है ही, क्योंकि जब आप बाजार की बात करते हैं, पूंजी के इस युग में जब आप बाजार की बात करते हैं तो बाजार की जो समस्याएं हैं, कोई भी प्रोफेशन अगर मार्केट ड्रिवन है तो वो समस्याएं उस प्रोफेशन के साथ आ जाती हैं जी। समाचारों का एक बहुत बड़ा बाजार है और उस बाजार में अब आप ये देखिए कि जो दर्शक या पाठक है, जब तक वो खबरों के लिए खर्च नहीं करेगा तब तक आपको एडवर्टाइजर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और अभी भी सबसे बड़ा जो विज्ञापन दाता है वो अखबार और रेडियो और टीवी में वो सरकार है। तो आप सरकार से अगर आप बैर लेना चाह रहे हैं, आप सरकार को नाराज करना चाह रहे हैं, सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप सरवाइव कर पाएंगे बगैर सरकारी विज्ञापनों के? बिल्कुल नहीं। तो वो लोग जो ये चाहते हैं कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में एक जो फ्री मीडिया है वो सरवाइव करता रहे, तो पहली चीज तो ये कि वो समाचारों को
इंटरटेनमेंट से अलग करके देखें और उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं। आप अभी कभी भी किसी भी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाते हैं तो 1200-1500 खर्च करके चले आते हैं। तो इतना पैसा अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट करने के लिए हर महीने खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो ये सिनेरियो बदले। क्योंकि जब तक सिर्फ एडवर्टीजमेंट ड्रिवन मीडिया रहेगा, जो रेवेन्यू सिर्फ वहीं से ला रहा है, तो समस्या तो आएगी। तो जो भारत का दर्शक या पाठक वर्ग है, उसे ये सोचना चाहिए कि उसे क्या समाचारों की, सच्चे समाचारों की या जरूरत है या नहीं है। और फिलहाल उसे ऐसी कोई जरूरत दिखती नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि शाम को सारे न्यूज चैनल से डिबेट दिखाते हैं जी, और वो डिबेट जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, लेकिन उसके बावजूद वो डिबेट्स टीआरपी ला रही हैं। लोग उन पर डिस्कशन करते हैं कि फलाने ने ये कहा, ढमाके ने ये कहा, जबकि उन डिबेट्स का न कोई पढ़ करके आता है, ना कहीं उसमें तथ्य दिए जाते हैं। बस जो जिसके प्रवक्ता लोग आ जाते हैं, तो वो जो उनकी पार्टी की मजबूरी है, लाइन है, उसी पर वो बोलते हैं। उसके बावजूद लोग देख रहे हैं और घूम फिरा कर क्योंकि टॉपिक भी बहुत कम ही होते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं। उन्हीं सारी चीजों पर चलना है। तो ये एक संक्रमण काल है ये, और ये अभी चलेगा। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, उसके बाद उनकी ये जो रुचियां हैं ये विकसित होना शुरू होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वापी पे। तो जब लोगों का पेट भरा होगा, तब वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस तरह की फिल्म देखनी है, किस तरीके का सीरियल देखना है, किस तरीके के गाने सुनने हैं। और अभी तो जो आ रहा है, जो चल रहा है, उसमें जो मिल गया वो उसी में खुश। और शायद इसी वजह से सर वापस से हम उसी चीज़ में आ गए कि सिटीजन जर्नलिज्म या फिर सोशल मीडिया जर्नलिज्म काफ़ी ज़रूरी, इसीलिए दिन ब दिन बनता जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। नहीं बन रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक मामला ये कि वो क्रेडिबल कितना, जी एग्जैक्टली, मतलब उसकी विश्वसनीयता नहीं है ना, जब तक कि उसे ट्रेडिशनल मीडिया का सपोर्ट ना मिले। जैसे बहुत सारे अखबार हैं जो प्रमोट करते हैं कि आप हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए, आप अपने एरिया को रिपोर्ट कीजिए, हम उसे अपने पोर्टल, अखबार या बाकी की जगह पर स्पेस में जगह देंगे। तो उससे क्या होगा कि अखबार का नाम या चैनल का नाम जोड़ गया तो एक क्रेडिबिलिटी आ गई कि पर्सनल बायसनेस नहीं होगी और ये जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। जी, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे चुनाव के टाइम में कि साहब हैंडपंप लगना है तो मेरे घर के आगे हैंडपंप लगेगा तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि हमें पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। पर भले ही वो एक ऐसा एरिया ना हो जिसमें कि पूरे गांव को या पूरे खित्ते को या पूरे मोहल्ले को फायदा हो, वो हो सकता है कि 300 मीटर आगे हो, लेकिन चूंकि हमारे घर के आगे हैंडपंप नहीं लगा तो हम नाराज हैं, परेशान। तो ये अप्रोच जो है, इस पर भी ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये भी है सर कि जैसे सिविक सेंस को लेकर के काफ़ी अब इस समय बात हो रही है, क्योंकि हर बार हम प्रशासन या गवर्नमेंट सरकार की इन सब की गलतियां नहीं निकाल सकते। पॉलिसीज तो बनाते ही हैं, बहुत सारे रूल्स और गाइडलाइंस भी आते हैं, हम कितना फॉलो करते हैं उनको, ये बहुत मैटर करता है। शायद आप क्या इस रीज़न को मानते हैं, मेजर रीज़न की कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज़ के मामले में, जैसे सफाई को लेकर के हो गया, या आप पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज कर देते हैं, ट्रेन्स वगैरह चाहे जितनी अच्छी आ रही हैं, वंदे भारत आ रही है या फिर बुलेट ट्रेन आ रही है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम इनके साथ भी हो रही है, क्योंकि लॉन्च होती है 1 महीने बाद, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। आए दिन सड़क पे सफाई होती है, दोपहर तक सड़क पूरी खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सिविक सेंस जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में कंट्री के, और शायद इसी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। देखिए, सिविक सेंस बिहेवियर से जुड़ा हुआ मामला है जी, और अगर आम जनता में अपने देश की संपत्ति या अपनी चीजों को लेकर के एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा तंत्र है वो अभी लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब मान लीजिए कि वंदे भारत में एक गरीब आदमी नहीं बैठ सकता है। वंदे भारत में जो ठीक ठाक कमाने वाला आदमी है वही बैठेगा, क्योंकि उसका किराया नॉर्मल ट्रेन से महंगा है, एसी है, शायद खाना वाना भी देते हैं। उसके बावजूद जब आप जा रहे हैं तो आप टोटी तोड़ दे रहे हैं या पेन से कुछ लिख दे रहे हैं, तो एक तो ये बताता है कि वो लोग कितने कुंठित हैं। दूसरी चीज ये है कि शायद जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी जिद नहीं पूरी होती है तो अजीब अजीब इस तरीके की हरकतें करता है। तो उसी तरीके से ये जो हमारे पैसेंजर हैं अपनी ट्रेन के साथ इस तरीके का कर रहे हैं, तो शायद उनके अंदर एक कुंठा है या वो उतने से संतुष्ट नहीं है जितना सरकारें उनके साथ कर रही हैं जी। तो लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज
एक देश के तौर पर हम लगातार बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और चीजें बेहतर भी हो रही हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। वो इसको और तेज होना चाहिए। दूसरी जगह हम जिन देशों से या जिन लोगों से तुलना कर रहे हैं, उनके पास, जैसे अगर हम यूएस की तुलना करें तो उनके पास 300 साल का इतिहास है एक देश के तौर पर। जी। हमारे पास एक देश के तौर पर 75-76 साल का इतिहास है। तो जाहिर सी बात है, और जिस लेवल पर वो चले गए हैं, अभी हमें उस लेवल पर आने में समय लगेगा। तो हो सकता है कि तब चीजें निराशाजनक लगे, लेकिन जब से हम लोगों ने होश संभाला और आज जिस देश को देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें बदली हैं, मतलब मनोवृत्ति भी बदली है, और इस देश को की चीजों के प्रति सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी डेवलप हुआ है। क्योंकि हमें याद था कि जब हम लोग ट्रेन में चलते थे तो लोग ट्रेन के बल्ब निकाल लेते थे ना, वो क्योंकि वो कम वोल्टेज में चला करते थे। तो अब वो टेक्नोलॉजी भी चली गई और अब एलईडी बल्ब है जो आपके घर में चल रहा है और वही ट्रेन में भी चल रहा है। लोगों के पास संपन्नता भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई खास चीज है कि उसके बारे में उसको चुराने या तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जाए, या जो ट्रेन के टॉयलेट थे उनमें अजीब अजीब सी चीजें लिख दी जाती थी, उन चीजों में भी अब मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ी कमी मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं। थोड़ा सिविक सेंस से थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, थोड़ा माइंडसेट के एक क्वेश्चन पे। बहुत अहम सवाल है, शायद कॉमन सवाल है लेकिन बहुत अहम सवाल है। आपकी नज़र में, एक पुरुष की नज़र में, एक महिला की क्या परिभाषा होनी चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है पुरुष प्रधान पहले से रहा है, अब तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, डिसीजन लेडीज़ भी ले रही हैं, फीमेल्स भी ले रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो सोच है पुरुषों की महिलाओं को लेकर के, शायद इसका पता चल पाए कहीं ना कहीं, या वो परिभाषा कहीं ना कहीं पता चल पाए तो एक और अच्छा बेटर चेंज आ सकता है। आपके हिसाब से क्या परिभाषा? भाई अधूरी है। तो आपके सवाल में मैं अपने आप को अक्षम पाता हूँ कि मैं अपनी माता को डिफाइन करूं, अपनी पत्नी को डिफाइन करूं, या अपनी बहन को डिफाइन करूं, या अपने मित्र को डिफाइन करूं, क्योंकि इन लोगों के होने से मेरा अस्तित्व है और मैं इनके बारे में क्या बता सकता हूं। मतलब तो मेरे हिसाब से ये है। जवाब तो सर आपको बहुत इम्प्रेसिव था। मुझे लगा कुछ क्रिटिकल आंसर आप जरूर देंगे, लेकिन ये शायद क्रिटिकल आंसर से ज्यादा बेटर ये आंसर था आपका। अब हर चीज में जरूरी नहीं है कि उसको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए। फिर लोगों के अनुभव होते हैं जी, और उन अनुभव से ही उनका नजरिया बनता है। तो मेरा नजरिया यही है कि वो मतलब इस दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है जी। अगर आज मैं इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो मैं जो हूँ उसमें मेरी माँ की एक बड़ी भूमिका है, मेरी एक पत्नी की बड़ी भूमिका है। कि मान लीजिए कि मेरी माँ ने वो संस्कार ना दिए होते, मुझे उस हिसाब से ग्रूम ना किया होता, मेरी पत्नी ने मुझे वो लिबर्टी ना दी होती, और अभी 10 बार फोन आ रहा होता कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल करो, फोटो खींच के भेजो, मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जब आपको एक फ्रीडम मिलता है तो आप उस फ्रीडम का सम्मान करना सीखते हैं और दूसरों को भी वही फ्रीडम देते हैं। तो चूंकि मैं अपनी फ्रीडम का सम्मान करता हूं, तो जब मैं अपने साथ वो चाहे स्टूडेंट के तौर पर या कुलीग के तौर पर महिलाएं, बच्चियों के साथ काम करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि इनको सम्मान दिया जाना जरूरी है, इनको स्पेस दिया जाना जरूरी है, और मौके मिलेंगे तो कहीं से किसी भी मायने में फिर ये सवाल इररिलेवेंट हो जाता है कि महिला पुरुष के बारे में बताए या पुरुष महिला के बारे में बताए। दोनों इस समाज का अविभाज्य अंग हैं, लेकिन हाँ, अभी महिलाओं के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप ये मानते हैं कि चाहे आप जितने सुपीरियर हो जाएं, चाहे जितने नॉलेजेबल हो जाएं, चाहे जितने बड़े एक्सपर्ट हो जाएं, किसी महिला के सामने क्या मेल ईगो वाली जो चीज़ है वो कहाँ तक, किस हद तक जस्टिफाइड है या नहीं ही होनी चाहिए? मेल ईगो टाइप की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पुरुष दोस्तों के सामने रो सकता हूँ और महिला दोस्तों के सामने नहीं रो सकता हूँ। तो मेल ईगो जैसा कोई कॉन्सेप्ट, ये मेरे हिसाब से ये पैट्रियार्की का एक आउटकम है। मेल ईगो होता है, वो पुरुषों का भी होता है, वो महिलाओं का भी होता है। लेकिन चूंकि ये पुरुषों द्वारा चलाई गई दुनिया है, बनाई गई दुनिया है, तो उसमें ये इन्होंने एक कॉन्स्ट्रक्ट दे दिया कि मेल ईगो होता है। मेरे ख्याल से फ्रॉइड ने तो ऐसा नहीं कहा होगा, जिन्होंने इस ईगो के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, ये मेल ईगो है और ये फीमेल ईगो है। और ईगो होता है, उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आपने बताया कि पुरुषों ने जो एक
एक सोच डेवलप थोड़ा बहुत की है इस चीज़ के मामले में। जाहिर है आपके भी अभी तब से लेकर के अभी तक बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे होंगे, दोस्तों का कितना प्रभाव आपके ऊपर रहा है? संगति कहीं ना कहीं मैटर करती है, आपको लगता है? संगति, मुझे लगता है मेरी सबसे अच्छी दोस्त किताबें रही हैं। अच्छा जी। दोस्त तो रहे हैं मतलब उसमें तो वो मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे मेरे दोस्त बहुत बदले नहीं जी। जो एक बार आ गया वो रहा, और बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं रही। लेकिन जो किताबों ने सिखाया जी, वो अद्भुत था, और किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता है। तो वो किताबों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने मुझे इतना समझदार बना दिया कि मुझे किन लोगों के साथ सहज होना और किन लोगों के साथ दूरी बनाए रखनी। तो मतलब दोस्तों की भूमिका सबके जीवन में होती है जी। पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त किताबें रही। मूवीज सर आप देखते होंगे ऑब्वियसली। एक चीज़ है जो अब बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे अब की कॉमेडी मूवीज उतनी ज़्यादा नहीं चल रही हैं जैसे पहले वापस से लोग रिविजिट करते थे। जैसे इस टाइम पे 30 मार खां फ्लॉप थी उस टाइम पे, इस टाइम पे कल्ट क्लासिक मानी जाती है, लोग देने लगे हैं दर्जा। अच्छा, हमें नहीं लगता, लेकिन खैर हाँ मतलब अब लोगों, यही मेरा सवाल इसके आगे है। जैसे अंदाज अपना अपना भी उस टाइम पे फ्लॉप हो गई थी और अब वापस से री रिलीज हो रही है और लोग बहुत एक्साइटेड। नहीं, वो तो है कल्ट, अंदाज अपना अपना से तो मैं सहमत हूँ जी। शायद वो जैसे कागज के फूल आई तो लोग नहीं समझ पाए, बॉबी से पहले वो राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर बनाई जी, हाँ, वो लोग नहीं समझ पाए, आज वो कल्ट क्लासिक जानी जाती है। उसमें पूरी उनकी संपत्ति और हाँ, पर मैं 30 मार खां से सहमत नहीं हूँ। बाकी भाई ये इट्स अ फ्री वर्ल्ड और ये राय है, तथ्य नहीं है जी। तो, और इसका कोई एक सेट पैरामीटर भी नहीं है कि हम कहें कि हमारी राय को तथ्य मान लिया जाए जी। वो ठीक है। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है सर कि अब वाली कॉमेडी मूवीज इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग पहले वाली को री रिलीज करने के लिए ज्यादा बोलते हैं, इस पे एक चल रहा है कि हाँ वापस से उन मूवीज को री रिलीज किया जाए, ये नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं या आज की कॉमेडी मूवीज उतनी अच्छी है नहीं? नॉस्टैल्जिया ही है। देखिए ऐसा हर वक्त हर समाज में ये एक इंसानी फितरत होती है, जो चल रहा होता है जो दौर, उससे इंसान संतुष्ट नहीं होता। भविष्य से उसे उम्मीदें होती हैं, जो बीत गया है वो उसे याद आता है जी। आपका अतीत कितना भी कष्टप्रद और दुखदाई क्यों ना हो, लेकिन जब वो बीत चुका होता है तो आप उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं। यार वो था, वो अच्छा था, वो दौर अच्छा था। तो ये एक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें इंसान अपना पूरा जीवन बिता देता है, पुराना याद करता रहता है, नए से उम्मीदें रहती हैं और जो चल रहा है उससे असंतुष्ट होता है। पर जैसे गानों के बारे में कि मुझे आज के गाने नहीं समझ में आते हैं, मुझे पुराने गाने जो है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे बेटे को पुराने गाने नहीं समझ में आते हैं, उसे आज के गाने समझ में आते हैं। तो वो जो कॉमेडी के साथ भी मामला है कि आज की जो कॉमेडी है और जो पुरानी कॉमेडी थी वो थोड़ी ठहरी हुई थी, थमी हुई थी ना। पर आज की जो कॉमेडी है, क्योंकि पहले का समाज थोड़ा ठहरा हुआ था, थमा हुआ था, आज हर चीज में स्पीड है। 2 मिनट्स नूडल हम 2 मिनट में सब समझ लेना चाहते हैं कि 5 जगहों के नाम बताइए, 5 किताबों के नाम बताइए, 5 फिल्मों के नाम बताइए, इस तरीके की चीजें होती है। पर 5 किताबों से आप किसी की दुनिया को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, किसी को बेहतर इंसान नहीं बना सकते हैं। और वो सबका अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी रुचियां होती हैं। तो ये कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आज की कॉमेडी, भाई आज देखिए कि कपिल शर्मा कॉमेडी शो ही लेकर के आ रहा है और मेरे ख्याल से कॉमेडी की दुनिया में आज उन्हें जितने पैसे मिल रहे हैं पिछले 75-100 सालों के हमारे इस फिल्म के इतिहास में, टेलीविजन और टीवी के इतिहास में किसी को इतना पैसा नहीं मिला होगा। पैसे के साथ साथ वो दर्जा भी और जो फेम मिल रहा है वो अलग मिल रहा है जी। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से तो नहीं सहमत हूँ। हर वक्त की अपनी कुछ खासियतें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ चुनौतियां होती हैं, पर वैसा ही आज के साथ भी हो रहा है। ऐसा सर क्या है, क्योंकि हमें या बॉलीवुड को क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है इंडियन सिनेमा को कि रीमेक्स, बायोपिक्स या री रिलीज पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं? अब मतलब 1-2 मूवीज़ ही हैं जो हर महीने या हर साल बहुत कम होती हैं, जो बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो सोशल कॉज या एक्सपेरिमेंटल होती हैं। ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि आज के ज़माने में सब बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं, जब वो घर लौटते हैं तो वो ऐसा चाहते हैं कि उनका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो थकान है वो दूर हो, ना कि वो लेयर पे लेयर बनी हुई मूवी ज़्यादा समझने की कोशिश करें।
क्या ये रीजन है या इसके पीछे कुछ और बात है कि या टॉपिक सैचुरेटेड हो गए हैं, अब कुछ नया नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर से ये मेरी राय है, मतलब आप या बाकी दर्शक असहमत हो सकते हैं। जितना आज का हमारा जो फिल्म या जो वीडियो कंटेंट है जितना डाइवर्सिफाइड है, उतना आज से पहले कभी नहीं रहा। आप अगर 80 या 90 के दशक देखें, श्याम बेनेगल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी हिंदी सिनेमा के बारे में कि हिंदी सिनेमा में या तो वो रामायण है या वो महाभारत। लेकिन जब ये आफ्टर लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, आप ये देखिए 1991 के बाद जो हिंदी सिनेमा में एक बदलाव की दौर शुरू हुई। पहले क्या था, एक जैसे आप पैरेलल सिनेमा कहते हैं या जिन्हें आप आर्ट मूवी कहते हैं, और एक था हमारा कॉमर्शियल सिनेमा। उन दोनों के बीच में कोई जो है वो सेतु नहीं था, कोई ब्रिज नहीं था। पर उसके बाद जॉगर्स पार्क, इस तरीके की बहुत सारी लीला, इस तरीके की फिल्में आनी शुरू हुई जो ऐसे मुद्दों को उठा रही थी जिनके बारे में सोचना, जिनके बारे में बात करना एक ना जिसे बोलते हैं इन इन्वर्टेड कॉमास रहता था, उसे या तो अवॉइड किया जाता था या ठीक है या इस मुद्दे पर बात ना की जाए। अब जैसे अब अभी आप ये देखिए कि पिंक जैसी जो फिल्म आई, नो मीन्स नो होता है जी, ये बात समझने में हमें 75-80 साल लग गए। मतलब अगर हम सिनेमा के क्योंकि यहाँ तो फिल्में ये कहती थी कि साहब वो जो है छोड़ो कोई देख लेगा, ये डायलॉग होते थे ना जी। या थप्पड़ जैसी मूवी आई तो थप्पड़ जैसी मूवी ने ये बताया, वरना क्या भगवान के लिए मुझे छोड़ दो जी, ठीक है। जो हमारी हीरोइन रहती थी वो निरी रहती थी, दबी हुई डरी हुई रहती थी, पर आज वो असर्ट कर रही है, वो अपनी जगह बना रही। नीरजा जैसी फिल्में आई, अभी आर्टिकल 15 जैसी फिल्में आई। उसके अलावा अब आप देखिए टेक्नोलॉजिकली देखिए, ब्रह्मास्त्र देखिए, कल की एडी, वो जो फिल्में आई, तो कंटेंट के लेवल पर चीजें काफी बदल रही और लोगों की रुचियां भी बदल रही है। लेकिन अब क्या है, वैरायटी ज्यादा हो गई। जैसे पहले हमारे पास सिनेमा हॉल में या मल्टीप्लेक्सेस में जाकर के देखने का ऑप्शन था, और चूंकि ये एक बड़ा बिजनेस मॉडल है तो यहाँ जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो रिस्क लेने से डरता है, इसीलिए वो एक फॉर्मूले में बंद के रह जाता है। लेकिन ओटीटी के आ जाने से और जो रीजनल जो सिनेमा है वो डबिंग से लोगों तक पहुंच रहा है, तो हमें और ज्यादा लेवल की वैरायटी मिल रही है। और जो चीज है, जैसे कटहल जैसी फिल्म, आप सोच सकते थे अगर ओटीटी ना होता तो कटहल जैसी जो फिल्म है वो क्या हमें देखने को मिलती कि जो ब्यूरोक्रेसी, या पंचायत जैसी जो सीरीज है वो एक नए तरीके का, या छोटे शहरों की जो कहानियां है, जैसे कि वो जो बालों की समस्या पर एक फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना की, बाला या जो जिसमें वो गंजा होता है जी। तो अब ये इस तरीके की जो चीजें हैं, मतलब छोटे शहरों की बर्फी, ये कौन सी थी, बरेली की बर्फी जी। तो छोटे शहरों कस्बों की कहानियां अब लोगों के सामने आ रही हैं, और पाताल लोक जैसी सीरीज आ रही है। तो ये बताने के लिए कि आने वाला वक्त और अच्छा है, और अभी भारत कंटेंट से खाली नहीं है। जो भारत की डाइवर्सिटी है उसका भी तो 2% भी ऑडियंसेस ने नहीं देखा है, और ये जो कल्चरल एक्सचेंज होगा, रीजनल एक्सचेंज होगा, उससे और बेहतर कंटेंट आएगा। कोई एक ऐसा फिल्म मेकर या डायरेक्टर जिसका काम आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसका प्रभाव बहुत पड़ा हो आपके? फिर प्रभाव का मामला क्या, अगर हम हिंदुस्तानी बात करें, ऐसे तो बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन ये फिर वही है, ये तथ्य नहीं है, राय है, मेरा अपना तरीका है जी। मणिरत्नम साहब का अच्छा काम है, उन्होंने अलग अलग वैरायटी में अलग अलग एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उनका काम पानी जैसा है। वो जिसके साथ वो हुए उसी के साथ उन्होंने अपना बेहतरीन दिया। तो अभी या पुराने लोगों में गुरदत्त साहब की जो फिल्में हैं और उनका जो खास करके पिक्चराइज करने का जो तरीका है, वो बहुत कुछ, वो एक तरीके से विजुअल पोएट्री मेरे हिसाब से करते हैं कि सेलुलाइड पर वो एक कविता लिख रहे होते थे, या उनके जो कैमरा पर्सन थे मेरे ख्याल से रामा मूर्ति जी या मूर्ति जी, तो वो जितना डिस्कशन करते थे। तो ये है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी रुचियां, और जनजी तो आजकल तो सब कुछ फास्ट आ रही है, तो हो सकता है कि नए वाले दौर में कुछ और नए अच्छे डायरेक्टर उभर करके सामने आए। इंडिया में स्टूडेंट की हालत कैसी है? ये इंडिया में क्या, मतलब ये इस सवाल का अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये उसी तरीके का मामला है कि भारत में पतियों की हालत कैसी है ना। मतलब
तो स्टूडेंट की हालत देखिए, स्टूडेंट किसी भी वक्त किसी भी समाज में हो, हाँ, ठीक है ना जी, वो स्टूडेंट रहता है और उसकी वही समस्याएं रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में रहते हैं, जी, तो आज से 20 साल पहले भी अगर आपके हॉस्टल के आसपास कहीं दावत हो रही है, पार्टी हो रही है, तो आप सोचते हैं कि चलो आज मुफ्त के खाने का जुगाड़ है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी वक्त समाज में उसे जो है वो पाप मान लिया गया और स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा ही करेंगे। तो आज के दौर में स्टूडेंट के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन पता नहीं ये फिर मेरी राय हो सकती क्या है, ज्यादा प्रेशर भी है? प्रेशर भी है, लेकिन उस कंपैरिजन में जाहिर सी बात है कोटा जैसे जो शहर हैं जो सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, प्रेशर भी ज्यादा है, पीयर प्रेशर ज्यादा है, मीडिया का प्रेशर है, इनका बेटा उनका बेटा और सारी चीजें हैं। लेकिन उतने ही अवसर भी, अगर आप एक स्टीरियोटाइपिंग को छोड़ देते हैं कि और अपने मन की सुनना चाहते हैं, दिल की सुनना चाहते हैं, तो आज मौके ज्यादा है। मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम सोच नहीं सकते थे कि कभी हम किसी से ऐसे ही बैठ के बात करेंगे नहीं, ना, और उस पर हम एक करियर बना सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। और तो हम बात अपनी डायरी से ही कर पाए या अपनी किताबों से ही कर पाए, लेकिन अगर हम बात कर रहे होते तो शायद थोड़े और बेहतर इंसान होते, थोड़े हमारे आसपास के संबंध थोड़े और परिपक्व होते, क्योंकि बात ना कर पाने के कारण हम शायद अपने आप को उतना स्पष्ट नहीं कर पाए जितना किया जाना चाहिए था। तो स्टूडेंट की हालत बेहतर है और आने वाले वक्त में इंटरनेट के कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण और वो और बेहतर होगी, लेकिन हाँ उन्हें अपना फोकस थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी उतनी फोकस नहीं हुई कि टाइम में ये भी करना चाहती है वो भी करना चाहती है, तो शायद ये एक समय की मांग हो सकता है। क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फोकसिंग में उतनी क्लैरिटी नहीं। मेंटल हेल्थ जो है, क्योंकि ये स्टूडेंट वाली चीज़ इसलिए भी पूछना ज़रूरी था क्योंकि यंग एज में 24-25 साल तक, कई बार तो होता है 28-28 साल तक भी लोग स्टूडेंट रहते हैं। अभी मेंटल हेल्थ पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस पे गवर्नमेंट ने भी बहुत फोकस किया है। शायद आपने ये खबर सुनी भी होगी कि करिकुलम में भी ऐड कर रहे हैं क्लास 10th से ही ये हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, ये ऐसे सब्जेक्ट्स भी वो लोग डाल रहे हैं, ऐसे चैप्टर्स डाल रहे हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ वाले इशू को टैकल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, इससे कुछ फायदा होगा या जरूरी है ये? बिल्कुल जरूरी है। हम लोगों के जमाने में तो ये होता था कि ये पागल है, और ये पागल जैसा जो शब्द है वो अजीब लगता था, पर या हम परेशान हैं तो उसको बोलते थे जिसका दिल टूटा रहा। हाँ, तो अब इस तरीके की चीजें कि भाई एक उम्र में आकर्षण होता है, कुछ लोग उस आकर्षण को आगे बढ़ा ले जा पाते हैं, कुछ लोगों को जैसा वो चाहते हैं वैसा प्रतिदान मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एबनॉर्मल, मतलब ना कि मेरे पिताजी भी अपनी जवानी में आकर्षित हुए होंगे, मेरा बेटा भी हो रहा है, मैं भी हुआ हूँगा, लेकिन आप उसे कैसे एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं तो, और अगर आप अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं तो अनसक्सेसफुल होते हैं तो जीवन चलते रहना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। और उसके साथ कि दुर्भाग्य से पुराने जमाने की फिल्मों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो अजीब अजीब हरकतें हीरो और हीरोइन करने लग जाते थे, तो हम उनको अपना रोल मॉडल मान लेते थे क्योंकि और कुछ था नहीं जी। अगर आपको याद हो कि दीपिका पादुकोण पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी, कोई डिप्रेशन में थी और उसके बाद एक बज़ बना और सारी चीजें हैं। तो अब लोगों ने खुल करके कहना शुरू किया है कि हाँ मैं मदद की जरूरत है, मुझसे बात करो या मुझे सुनो। तो ये जो चीजें हैं, और अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ ले लीजिए वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। जैसे पुराने जमाने में होता था कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, आज देखिए कितने लोग नौकरियां छोड़ के घूमने चले जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही एक स्वस्थ शरीर का वास होता है। मतलब तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ तभी होगा जब आपका दिमाग स्वस्थ होगा। और इन सारी चीजों का नाम, प्रसिद्धि, दौलत, शोहरत का फायदा क्या कि जब आप उसका लुत्फ ना उठा पाए। लुत्फ उठाने के लिए जरूरी है कि आप इन सारी चीजों से कि किसने क्या कह दिया और क्या कर दिया, आप प्रकृति के साथ वक्त बिताएं, दुनिया देखें और खुश रहें। इंपॉर्टेंट बात ये, तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव। धीरे धीरे चेंज तो आ रहा है। जैसे ये है कि
जो प्रोफेसर्स के साथ या टीचर्स के साथ बच्चों का जो रिश्ता है, बॉन्डिंग है, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बात कर लेते हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, कुछ भी। बट ये रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक और लव जैसी चीज़ें जो हैं वो अपने प्रोफेसर से या टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेशन या कहीं ना कहीं डर होता है कि सर डांट ना दें, मैम डांट ना दें। बट क्या आपको लगता है थोड़ा बहुत अब खुलना चाहिए कि कम से कम उनसे ना मतलब घर पे ना बता पाएँ तो प्रोफेसर या अपने टीचर से कन्फेस कर पाएँ, ताकि वो एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाएँ? देखिए, सॉल्यूशन तो खुद ही को निकालना पड़ता है, बस आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है जी। टीचर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम इसलिए हो सकता है क्योंकि वो पार्टी नहीं होता जी ना, और वो आपको जज नहीं कर रहा होता। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँ तो पिछले 20-25 सालों में जिसने भी मेरे ऊपर भरोसा किया, लोग आए हैं जो कुछ नहीं बन पढ़ सका है तो सुना है, तो ये अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आज की पीढ़ी ज्यादा समझदार है और टीचर भी ज्यादा समझदार है, तो लोग अपने रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एक बेहतर जरिया है एक स्वस्थ संबंधों के निर्माण में या एक रास्ता दिखाने में, क्योंकि हमें ये सब नहीं सिखाया जाता। अब तो पेरेंटिंग भी एक कोर्स के रूप में आ गया है जी ना, कि बच्चे कैसे पाले पोसे। हम लोग पैदा हो गए और पल बढ़ गए, वो तो दौर जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है जी। हर एक चीज में स्किल की जरूरत देखी जा रही है, और हम क्या कर सकते हैं अपने आसपास के दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। तो रिलेशनशिप में भी कि 16-17 साल की उम्र में आप फिल्में देख के प्यार कर बैठते हैं, फिर आप सोचते हैं हम इससे शादी करेंगे, और फिर क्या होता है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी शादियां हो जाती हैं तो डिजास्टर होती। जी बिल्कुल। तो पहली चीज है कि आप अपना करियर बनाए, कंफर्टेबिलिटी देखें अपने साथ वाले के साथ। क्या है कि ये सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है या वास्तव में आप प्रेम है या आप साथ रह सकते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि भारत की भी जो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और जो फैमिली हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। एक सवाल मेरा आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप अभी तक इस पे बोल चुके हैं काफी, और मेरा एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा पर्सनल है, मुझे नहीं लगता आप ऑफेंड होंगे इस चीज से। आप भी कभी यंग रहे हैं और शायद उस दौर से गुजरे भी होंगे। आपको क्या लगता है कि प्रेम में हद कब पार होती है? प्रेम में देखिए, पहली चीज तो ये कि प्रेम में हद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती। आप किसे हद कह रहे हैं ना, मतलब किसी के लिए हाथ पकड़ना हद है, किसी के लिए फोरहेड पे किस लेना हद है, और किसी के लिए कोई हद नहीं जी। तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है कि भाई हद क्या है। हद तो हम बनाते हैं ना, मतलब जैसे कि आप जैसे अभी रणवीर इलाहाबादिया वाला जो कांड हुआ जी। उसमें क्या हुआ था, मतलब वो जो हद थी पार कर गए। वो ऐसे यार दोस्त बतियाते होंगे, किसी को नहीं पता पड़ता होगा, क्लोज नेट में रहा, अपना कुछ कुछ बोल के निकल गए, वो इंटरनेट पे आ गया ना, उसे लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे और सबकी हदें अलग अलग थी ना। तो ये जो सवाल है कि प्रेम में हद क्या होती है, और मुझे क्या पता आपकी हद क्या होती है, और मैं अपनी हद आपको क्यों बताऊं, और मैं बता भी दूं तो इससे दर्शकों का क्या फायदा होगा। या ये वही वाला बात है जो रणवीर इलाहाबादिया ने करी थी कि भाई प्रेम में हद तो हमें डिसाइड करना है जी। और प्रेम किस तरीके का है। पहली बात तो ये कि प्रेम को आप कैसे देखते हैं और हम कैसे देखते हैं। भाई जैसे हमारे जमाने में तो था वो गाना कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। अब आपके जमाने में ये है कि सुन रहा है ना तो रो रहा हूं मैं। तो अब ये वो भी प्रेम था, ये भी प्रेम है। वहां प्रेम बेच रहे हैं, यहाँ ये प्रेम को अंदर ही अंदर घोल रहे हैं, घोट रहे हैं। तो मतलब ये है मामला। अब प्रेम पे बात आ गई है तो प्रेम पे ही खत्म करते हैं ये बातचीत। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, भी जैसे मूवीज़ वगैरह की भी काफ़ी बात हुई, मैं आपसे 3 मूवीज़ के सजेशन चाहूँगा जो यूथ को बेटर बनाने के ज़्यादा काम आए आज के ज़माने में, पहले से लेकर के अभी तक में कोई भी मूवीज़ आप बता सकते हैं। 2 ही बता दिए। नहीं मतलब जैसे ये इधर जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मतलब रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और बाकी की सारी चीजें रिसेंटली बहुत प्यारी, तो लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो उसे देख लें। तो मतलब हालांकि फिल्में किसी को इतना नहीं सिखाती जितना जिंदगी खुद सिखाती है। लेकिन आप पूछ रहे हैं एक वो आमिर खान वाली तारे जमीन पर, वो एक अच्छी फिल्म थी। और एक अभी 2010 में एक फिल्म का मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने देखी थी, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ,
मतलब ये फिल्में हैं, लेकिन फिल्में देखिए, फिल्मों को उतना सीरियसली मत लीजिए, जिंदगी को सीरियसली लीजिए। फिल्में ही फाइनली जी। और वो लास्ट में पोएटिक जस्टिस कर देती हैं, जैसे कि अरविंद राय बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन को कभी बताया था। तो मामला ये है, क्योंकि जिंदगी की बारीकियों पर गौर कीजिए और अपने आसपास के लोगों से सीखिए। और एक बात कभी मत भूलिए कि जीवन चलने का नाम, जी चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन ये है कि मैं कभी ज़रूर चाहूँगा कि दोबारा आप हमारे पॉडकास्ट में आएँ, हमसे बातचीत करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने के साथ साथ एक बात करने में जो मज़ा होती है, एक एन्जॉयमेंट होती है, वो भी काफ़ी हुई। और ऐसे बहुत सारे पहलू शायद हम लोग आगे चल कर के कवर करें या अनकवर करें, ऐसे बहुत सारे ऐसे पहलू, तो शायद वो सीखने का मौका मिले। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।